हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नॉलेज गैलरी। आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे कक्षा 6 हिंदी वसंत भाग 1 का पाठ 2 बचपन। बचपन जो है ये पाठ लेखिका कृष्णा सोपती जी ने लिखा है। यह एक संस्मरण है। संस्मरणम क्या होता है? जिसमें कि कोई लेखक अपनी पुरानी यादों को गद्य के रूप में लिखता है। इस संस्मरण में कृष्णा सोपती जी ने अपने बचपन की यादों के बारे में बताया है। तो आइए शुरू करते हैं पाठ 2 बचपन। मैं तुम्हें अपने बचपन की ओर ले जाऊंगी। इसमें जो लेखिका कह रही है कि मैं तुम्हें जो है इस संस्मरण में अपने बचपन की ओर ले जाऊंगी कि मेरा बचपन कैसा था। मैं तुमसे कुछ इतनी बड़ी हूं कि तुम्हारी दादी भी हो सकती हूं और तुम्हारी नानी भी। तो ये मैं किसी बालक से या किसी रिश्तेदार से बोल रही है कि मैं तुमसे उम्र में इतनी बड़ी हूँ कि तुम्हारी दादी या नानी हो सकती हूँ। बड़ी बुआ भी, बड़ी मौसी भी, या फिर बड़ी बुआ या फिर बड़ी मौसी। परिवार में मुझे सभी लोग जीजी कहकर ही पुकारते हैं। उनके परिवार में उन्हें सभी लोग जीजी कहकर पुकारते हैं। हाँ, मैंने उन दिनों कुछ बड़ा बड़ा यानी उम्र में सयाना महसूस करने लगी हूँ कि मैं जो है इन दिनों अपने आप को उम्र में बड़ा महसूस करने लगी हूँ। शायद इसीलिए पिछली शताब्दी में पैदा हुई थी। मेरे पहनने ओढ़ने में भी काफी बदलाव आए हैं। पहले मैं रंग बिरंगे कपड़े पहनती रही हूँ, नीला, जामुनी, ग्रे, काला, चॉकलेटी। अब मन कुछ ऐसा करता है कि सफेद पहनूं। तो उम्र के साथ जो है मेरा मन ऐसा करता है कि मैं कुछ सफेद वस्त्र पहनूं। गहरे नहीं, हल्के रंग। मैं गहरे रंग के नहीं, अब हल्के रंग के कपड़े पहनूं। मैंने पिछले दशकों में तरह तरह की पोशाकें पहनी हैं। पहले फ्रॉक, फिर नेकर वॉकर, स्कर्ट, लहंगे, गरारे और अब चूड़ीदार और घेरदार कुर्ते। पहले जो है लेखिका फ्रॉक, स्कर्ट आदि पहनती थी और अब जो है चूड़ीदार, घेरदार कुर्ते पहनती हैं। बचपन में कुछ फ्रॉक तो मुझे अब तक याद है। बचपन के जो कुछ फ्रॉक हैं उन्हें अब तक भी याद है। हल्की नीली और पीली धारी वाला फ्रॉक, गोल कॉलर और बाजू पर भी गोल कफ, एक हल्के गुलाबी रंग का बारीक चुन्नटों वाला घेरदार फ्रॉक, नीचे गुलाबी रंग की फ्रिल। उन दिनों फ्रॉक के ऊपर की जेब में रुमाल और बालों में इतराते रंग बिरंगे रिबन का चलन था। जो उनके अपने समय की ये बात बता रही हैं, उस समय जो है फ्रॉक के ऊपर रुमाल और बालों में रंग बिरंगे रिबन लगाने का चलन था। लेमन कलर का बड़े प्लेटों वाला गरम फ्रॉक जिसके नीचे फटकी थी। दो ट्यूनिक भी याद हैं, एक चॉकलेट रंग का और अंदर की कोटी प्याजी, दूसरा ग्रे और उसके साथ सफेद कोटी। मुझे अपने मोजे और स्टॉकिंग भी याद है। बचपन में हमें अपने मोजे खुद धोने पड़ते थे। वह नौकर या नौकरानी को नहीं दिए जा सकते थे, इसकी सख्त मनाही थी। उनके जो है घर में उनके खुद के मोजे और स्टॉकिंग जो भी हो वो खुद ही धोने होते थे, वो नौकर या नौकरानी को नहीं दिए जाते थे। हम बच्चे इतवार की सुबह इसी में लगाते। हम जो सब बच्चे हैं इतवार की सुबह अपने मोजे आदि धोने में ही लगाते। धो लेने के बाद अपने अपने जूते पॉलिश करके चमकाते। जब जूते कपड़े या ब्रश से रगड़ते तो पॉलिश की चमक उभरने लगती। उनको जो है पॉलिश करने के बाद कपड़े या ब्रश से रगड़ते थे। सर्वर, मुझे आज भी बूट पॉलिश करना अच्छा लगता है। सर्वर, यहाँ पे जो है सर्वर किसी को संकेतित कर रही है। अब सर्वर जो है बच्चा भी हो सकता है या कोई मित्र हो सकता है। तो वो उनसे कहती है कि मुझे आज भी बूट पॉलिश करना अच्छा लगता है। हालांकि अब नई नई किस्म के शू आ चुके हैं। कहना होगा कि ये पहले से कहीं ज्यादा आरामदेह हैं। हमें जब नए जूते मिलते उसके साथ ही छालों का इलाज शुरू हो जाता था। पहले जो है जूते होते थे उनसे छाले पड़ जाते थे, लेकिन आजकल और भी अच्छे अच्छे जूते मिलने लगे हैं। जब कभी लंबी सैर पर निकलते हम अपने पास रुई जरूर रखते। जूता लगा तो रुई मोजे के अंदर। पहले जो यदि जूते काटते थे नए जूते तो हम उसे रुई से जो है अपना बचाव करते थे। तो वो कहती है कि हमारे और तुम्हारे बचपन में तो बहुत फर्क आ चुका है। हर शनिचर को हमें ऑलिव ऑयल या कैस्टर ऑयल पीना पड़ता है। यह एक मुश्किल काम था। शनिचर को सुबह से ही नाक में इसकी गंध आने लगती। छोटे शीशे के गिलास जिन पर ठीक खुराक के लिए निशान पड़े रहते, उन्हें देखते ही मितली आने लगती। मुझे आज भी लगता है कि अगर हम न भी पीते, वह शनिवारी दवा तो कुछ ज्यादा बिगाड़ने वाला नहीं था।
सेहत ठीक ही रहती। तुम्हें बताऊंगी कि हमारे समय और तुम्हारे समय में कितनी दूरी हो चुकी है। यहाँ तक कि बचपन की दिलचस्पियां भी बदल गई हैं। जो आजकल बचपन में जो अच्छा लगता है, पहले अलग चीजें जो थी वो अच्छी लगती थी। याद रहे उन दिनों कुछ घरों में ग्रामोफोन थे, रेडियो और टेलीविजन नहीं थे। हमारे बचपन की कुल्फी आइसक्रीम हो गई। पहले जो कुल्फी कहते थे अब ऐसा आइसक्रीम कहने लगे। कचौड़ी समोसा पेटीज में बदल गया। शहतूत और फालसे तथा खसखस के शरबत कोक पेप्सी में बदल गए। पहले जो है शहतूत फालसा आदि के शरबत मिलते थे, अब सब जगह कोक और पेप्सी मिलती है। उन दिनों कोक नहीं, लेमनेड विमटो चलती थी। शिमला और नई दिल्ली में बड़े हुए बच्चों को वेंगर्स और डेविको रेस्ट्रो की चॉकलेट और पेस्ट्री मजा देने वाली होती। उस समय जो है नई दिल्ली, उसमें रेस्ट्रो थे, उनकी चॉकलेट और पेस्ट्री बहुत अच्छी होती थी। हम भाइयों बहनों की ड्यूटी लगती शिमला मॉल के ब्राउन ब्रेड लाने की। हमारा घर मॉल से ज्यादा दूर नहीं था। एक छोटी सी चढ़ाई और गिरजा मैदान पहुंच जाते। वहां से एक उतराई उतरते और मॉल पर। हम जो है वहां से एक चढ़ाई, छोटी सी चढ़ाई चढ़ते तो गिरजा मैदान तक पहुंचते, और वहां से एक छोटा सा उतरना होता था, उतराई थी, उसे उतरते ही मॉल पर आ जाते। कन्फेक्शनरी काउंटर पर तरह तरह की पेस्ट्री और चॉकलेट की खुशबू मन भावनी। वहां जो कन्फेक्शनरी काउंटर था उस पे तरह तरह की पेस्ट्री थी और चॉकलेट, जिसकी खुशबू की मन को लुभाने वाली होती थी। हमें हफ्ते में एक बार चॉकलेट खरीदने की छूट थी। सबसे ज्यादा मेरे पास ही चॉकलेट टॉफी का स्टॉक रहता। मैं चॉकलेट लेकर खड़े खड़े कभी नहीं खाती, घर लौटकर साइड बोर्ड पर रख देती और रात के खाने के बाद बिस्तर में लेटकर मजा ले लेके खाती थी। शिमला के काफल भी बहुत याद आते हैं, खट्टे मीठे, कुछ एकदम लाल, कुछ गुलाबी रस भरी कसमत, सोचकर ही मुंह में पानी आ जाए। चेस्टनट एक और गजब की चीज, आग पर भुने जाते और फिर छिलके उतार कर मुंह में। चना जोर गरम और अनारदाने का चूर। हाँ, चना जोर गरम की पुड़िया जो तब की थी वह अब भी नजर आती है। जो चना जोर गरम है वो पहले भी मिलता था और आज भी मिलता है। पुराने कागज से बनाई हुई इस पुड़िया में निरा हाथ का कमाल है। नीचे से तिरछे लपेटे हुए, ऊपर से चौड़ी कि चना आसानी से हथेली पर पहुंच जाए। एक वक्त था जब फिल्म का गाना चना जोर गरम बाबू मैं लाया मजेदार चना जोर गरम उन दिनों स्कूल के हर बच्चे को आता था। कुछ बच्चे पुड़िया पर तेज मसाला बुरकवाते। पूरा गिरजा मैदान घूमने तक यह पुड़िया चलती। जो गिरजा मैदान था, जब तक हम इसे घूमते तब तक यह पुड़िया चलती रहती। एक एक चना पापड़ी मुंह में डालने और कदम उठाने में एक खास ही लय रफ्तार थी। छुटपुट में हमने शिमला रिज पर बहुत मजे किए हैं, घोड़े की सवारी की है। शिमला के हर बच्चे को कभी न कभी यह मौका मिल ही जाता था। हम जाने क्यों घोड़े को कुछ कमतर करके समझते, उन पर हंसते। ननिहाल के घोड़े खूब हष्ट-पुष्ट और खूबसूरत, उनकी बात फिर कभी। शाम को रंग बिरंगे गुब्बारे, सामने जाखू का पहाड़, ऊंचा चर्च, चर्च की घंटियां बजती तो दूर दूर तक उनकी गूंज फैल जाती। लगता इसके संगीत से प्रभु यीशु स्वयं कुछ कह रहे हो। शाम को जो है चर्च में जब घंटियां बजती थी तो उनकी आवाज जो है दूर दूर तक जाती थी, और उसके संगीत से ऐसा लगता था जैसे कि यीशु भगवान जो है, क्रिश्चियन के भगवान, वे हमसे कुछ कह रहे हो। सामने आकाश पर सूर्यास्त हो रहा है। गुलाबी सुनहरी धारियां नीले आसमान पर फैल रही हैं। दूर दूर फैले पहाड़ों के मुखड़े गहराने लगे और देखते ही देखतियां बत्तियां टिमटिमाने लगी। रिज पर की रौनक और मॉल की दुकानों की चमक के क्या कहने। वहां जो है मॉल की दुकानों की चमक तो अनोखी ही लगती थी। स्कैंडल पॉइंट की भीड़ से उभरता कोलाहल। वहां जो एक स्कैंडल पॉइंट था उस पर अत्यधिक भीड़ रहती थी, जिससे कि कोलाहल अर्थात शोर होता रहता था। सर्वर, स्कैंडल पॉइंट के ठीक सामने उन दिनों एक दुकान हुआ करती थी। वो कहती है कि हे सर्वर, स्कैंडल पॉइंट के सामने एक दुकान हुआ करती थी जिसके शोरूम में शिमला कालका ट्रेन का मॉडल बना हुआ था। इसकी पटरियां, उस पर खड़ी छोटे छोटे डिब्बों वाली ट्रेन, एक और लाल टीन की छत वाला स्टेशन और सामने सिग्नल देता खंबा, थोड़ी थोड़ी दूर पर बनी सुरंगें। पिछली सदी में तेज रफ्तार वाली गाड़ी वही थी। उस समय जो है शिमला कालका ट्रेन ही सबसे तेज रफ्तार वाली गाड़ी थी। कभी कभी हवाई जहाज देखने को भी मिलते।
दिल्ली में जब भी उनकी आवाज आती, बच्चे उन्हें देखने बाहर दौड़ते। दिखता एक भारी भरकम पक्षी उड़ा जा रहा है पंख फैलाकर। यह देखो और गायब। वो जो हवाई जहाज है वो ऐसा लगता है जैसे कोई भारी भरकम पक्षी उड़ा जा रहा है, अपने पंख फैलाए हुए है, और वह जैसे ही देखते हैं और वो गायब हो जाता है। उसकी स्पीड ही इतनी तेज लगती। हाँ, गाड़ी के मॉडल वाली दुकान के साथ एक और ऐसी दुकान थी जो मुझे कभी नहीं भूलती। वह दुकान थी जहां मेरा पहला चश्मा बना था। वहां आंखों के डॉक्टर अंग्रेज थे। शुरू शुरू में चश्मा लगाना बड़ा अटपटा लगा। छोटे बड़े मेरे चेहरे की ओर देखते और कहते, आंखों में कुछ तकलीफ है? इस उम्र में ऐनक, दूध पिया करो। मैं डॉक्टर साहब से दोहरा देती, कुछ देर पहनोगी तो ऐनक उतर जाएगा। वैसे डॉक्टर साहब ने पूरा आश्वासन दिया था, लेकिन चश्मा तो अब तक नहीं उतरा। नंबर बस कम ही होता रहा। मैं अपने आप इसकी जिम्मेवार हूँ। जब आप दिन की रोशनी छोड़कर रात में टेबल लैंप के सामने काम करेंगे तो इसके अलावा और क्या होगा। हाँ, जब पहली बार मैंने चश्मा लगाया तो मेरे एक चचेरे भाई ने मुझे छेड़ा, देखो देखो कैसी लग रही है। आंख पर चश्मा लगाया ताकि सूझे दूर की, यह नहीं लड़की को मालूम सूरत बनी लंगूर। मैं खीजी, मुझ पर यह क्यों दोहराया जा रहा है, पर शेर बुरा न लगा। मैं जो है उससे चिढ़ी थी, लेकिन फिर लगा कि शेर बुरा नहीं है। जब वह चाय पीकर चले गए तो मैं अपने कमरे में जाकर आईने के सामने खड़ी हो गई। कई बार अपने को देखा, ऐनक उतारी, फिर पहनी, फिर उतारी, देखती रही देखती रही। सूरत बनी लंगूर की, नहीं नहीं नहीं, हाँ हाँ हाँ। मैंने अपने छोटे भाई का टोपा उठाकर सिर पर रखा। कुछ अजीब लगा, अच्छा भी और मजाकिया भी। तब की बात थी, अब तो चेहरे के साथ घुल मिल गया है चश्मा। जब कभी उतरा हुआ होता है तो चेहरा खाली खाली लगने लगता है। याद आया वह टोपा, काली फ्रेम का चश्मा और लंगूर की सूरत। हाँ, इन दिनों शिमला में मैं सिर की टोपी लगाना पसंद करती हूँ। मैंने कई रंगों की जमा कर ली है। कहाँ दुपट्टे को ओढ़ना और कहाँ सहज सहल सुभीले वाली हिमाचली चोटी। तो ये जो हमें कृष्णा सोबती जी ने अपने बचपन के बारे में बताया है। आइए शुरू करते हैं इस पाठ के प्रश्न अभ्यास। कहानी से ये प्रश्न दिए हुए हैं। प्रश्न 1, लेखिका बचपन में इतवार की सुबह क्या क्या काम करती थी? उत्तर, बचपन में लेखिका इतवार की सुबह अपने मोजे व स्टॉकिंग धोती थी, फिर अपने जूतों पर पॉलिश करके उसे कपड़े या ब्रश से रगड़कर चमकाती थी। प्रश्न 2, तुम्हें बताऊंगी कि हमारे समय और तुम्हारे समय में कितनी दूरी हो चुकी है। इस बात के लिए लेखिका क्या क्या उदाहरण देती है? उत्तर, लेखिका अपने समय से आज के समय की दूरी को बताने के लिए निम्नलिखित उदाहरण प्रस्तुत करती है। उस समय मनोरंजन के लिए कुछ घरों में ही ग्रामोफोन थे, लेकिन आज हर घर में उसके स्थान पर रेडियो और टेलीविजन देखने को मिलते हैं। पहले की कुल्फी अब आइसक्रीम हो गई है। कचौड़ी समोसा पैटीज में बदल गया है। फालसे और खसखस के शरबत का स्थान आज कोक और पेप्सी जैसे शीतल पेय पदार्थों ने ले लिया है। प्रश्न 3, पाठ से पता करके लिखो कि लेखिका को चश्मा क्यों लगाना पड़ा। चश्मा लगाने पर उनके चचेरे भाई उन्हें क्या कहकर चिढ़ाते थे? उत्तर, रात में टेबल लैंप के सामने बैठकर पढ़ने के कारण लेखिका की नजर कमजोर हो गई थी। इस कारण उन्हें चश्मा लगाना पड़ा। उनके चचेरे भाई चश्मा लगाने पर उन्हें छेड़ते हुए कहते हैं कि आंख पर चश्मा लगाया ताकि सूझे दूर की, यह नहीं लड़की को मालूम सूरत बरी अंगूर की। प्रश्न 4, लेखिका अपने बचपन में कौन कौन सी चीजें मजा ले लेकर खाती थी? उनमें से कुछ प्रमुख फलों के नाम लिखो। लेखिका को बचपन में सप्ताह में एक बार चॉकलेट खरीदने की छूट थी। वह चॉकलेट कभी भी खड़े होकर नहीं खाती थी। लेखिका चॉकलेट को साइड बोर्ड पर रख देती थी और फिर रात को खाना खाने के बाद बिस्तर पर लेटकर मजे से खाती थी। इसके अतिरिक्त चना जोर गरम, अनारदाने का चूर्ण, कुल्फी, फालसे का शरबत, पेस्ट्री, चेस्टनट तथा फल मजे ले लेकर खाती थी। कुछ प्रमुख फल काफल, कसमल और रसभरी थे। संस्मरण से आगे। प्रश्न 1, लेखिका के बचपन में हवाई जहाज की आवाजें, घुड़सवारी, ग्रामोफोन और शोरूम में शिमला काल का ट्रेन का मॉडल ही आश्चर्यजनक आधुनिक चीजें थी। आज क्या क्या आश्चर्यजनक आधुनिक चीजें तुम्हें आकर्षित करती है? उनके नाम लिखो। उत्तर, आज हमें कंप्यूटर,
इंटरनेट, मोबाइल, रोबोट, मेट्रो ट्रेन, उपग्रह आदि आश्चर्यजनक आधुनिक चीजें ज्यादा आकर्षित करती हैं। आज के जमाने में जो है हर बच्चा कंप्यूटर, मोबाइल लेना चाहता है, तो उनके लिए सबसे ज्यादा आकर्षित चीजें वही हैं। प्रश्न 2, अपने बचपन की किसी एक मनमोहक घटना को याद करके विस्तार से लिखो। यह जो उत्तर है हर छात्र का अलग होगा, क्योंकि हर छात्र अपने अनुभव के आधार पर इसको खुद कर सकता है। अनुमान और कल्पना। प्रश्न 1, सन 1935-40 के लगभग लेखिका का बचपन शिमला में अधिक दिन गुजरा और उन दिनों शिमला के विषय में जानने का प्रयास करो। उत्तर, लेखिका का बचपन अधिकांशतः शिमला में गुजरा। सन 1935-40 के लगभग शिमला विकसित होने लगा था। वहां अच्छे रेस्टोरेंट, मॉल और दुकानें आदि खुल गई थी। छोटी छोटी पहाड़ियों से घिरा शहर, चढ़ाई चढ़कर गिरजा मैदान पहुंचना और उतरकर मॉल जाना, ये सब घटनाएं सुखद थी। संध्या के समय रिज पर बढ़ती रौनक, मॉल की दुकानों की चमक और स्कैंडल पॉइंट, ये सब शिमला की खूबसूरती की झलक दिखाते हैं। उस समय शिमला कालका ट्रेन सबसे तेज रफ्तार वाली ट्रेन थी। रेलवे स्टेशन की छत लाल रंग के टीन से बनी हुई थी। प्रश्न 2, लेखिका ने इस संस्मरण में सर्वर के माध्यम से अपनी बात बताने की कोशिश की है, लेकिन सर्वर का कोई परिचय नहीं दिया है। अनुमान लगाइए कि सर्वर कौन हो सकता है। उत्तर, लेखिका ने इस संस्मरण में सर्वर का नाम 2 बार लिया है। सर्वर का नाम लेखिका ने संकेत के रूप में लिया है। लेखिका ने सर्वर के माध्यम से ही अपनी बात कही है, अतः संभव है कि सर्वर कोई बालक हो सकता है जो लेखिका का परिचित हो, या सर्वर कोई पत्रकार या उनका मित्र भी हो सकता है जिन्हें वे अपनी जीवनी सुना रही हो। भाषा की बात। प्रश्न 1, क्रियाओं से भी भाववाचक संज्ञाएं बनती हैं, जैसे मारना से मार, काटना से काट, हारना से हार, सीखना से सीख, पलटना से पलट और हड़पना से हड़प आदि भाववाचक संज्ञाएं बनी हैं। तुम भी इस संस्मरण से कुछ क्रियाओं को छांटकर लिखो और उनके भाववाचक संज्ञा बनाओ। उत्तर, क्रिया है गूंजना, गूंज, उभार, उबरना, दौड़ना, दौड़, चढ़ना, चढ़ाई, चाल, चलन, गहराना, गहराई, खींचना, खींच, बदलना, बदलाव। प्रश्न 2, 4 दिन, कुछ व्यक्ति, 1 लीटर दूध आदि शब्दों के प्रयोग पर ध्यान दो, तो पता चलेगा कि इसमें 4, कुछ और 1 लीटर शब्द से संख्या या परिमाण का आभास होता है, क्योंकि ये संख्यावाचक विशेषण हैं। इसमें भी 4 दिन से निश्चित संख्या का बोध होता है, इसलिए इसको निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। और कुछ व्यक्ति से अनिश्चित संख्या का बोध होने से इसे अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। इस प्रकार 1 लीटर दूध से परिमाण का बोध होता है, इसलिए इसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। अब तुम नीचे लिखे गए वाक्यों को पढ़ो और उनके सामने विशेषण के भेदों को लिखो। मुझे 2 दर्जन केले चाहिए, 2 किलो अनाज दे दो, कुछ बच्चे आ रहे हैं, सभी लोग हंस रहे थे, तुम्हारा नाम बहुत सुंदर है। अब यहाँ पे मुझे 2 दर्जन केले चाहिए, तो इसमें 2 दर्जन क्या है? निश्चित संख्यावाचक विशेषण। 2 किलो अनाज दे दो, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। कुछ बच्चे आ रहे हैं, तो अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है इसमें। सभी लोग हंस रहे हैं, यह भी जो है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है। तुम्हारा नाम बहुत सुंदर है, यहाँ जो बहुत है, बहुत जो है यहाँ पे अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण है। प्रश्न 3, कपड़ों में मेरी दिलचस्पियां मेरी मौसी जानती थी। इस वाक्य में रेखांकित शब्द दिलचस्पियां और मौसी संज्ञाओं की विशेषता बता रहे हैं, इसलिए ये सार्वनामिक विशेषण है। सर्वनाम कभी कभी विशेषण का काम भी करते हैं। पाठ में से ऐसे 5 उदाहरण छांटकर लिखो। उत्तर, मैं तुम्हारी दादी भी हो सकती हूँ और तुम्हारी नानी भी। उन दिनों कुछ घरों में ग्रामोफोन थे। हमारा घर मॉल से ज्यादा दूर नहीं था। बचपन में हमें अपने मोजे खुद धोने पड़ते थे। हमारे तुम्हारे बचपन में बहुत फर्क हो चुका है। इस पाठ से संबंधित यदि आपके कोई क्वेश्चन है या डाउट है तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें। इस पाठ के नोट्स हम हमारी वेबसाइट से देख सकते हैं। वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।